हेलो एंड वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई। मैं हूं नंदिनी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को, जो कि टाइम एंड अगेन अगर हम देखें तो हमारी कंट्री में काफ़ी ज़्यादा प्रिवेलिंग सिचुएशन हो गई है। तो अगर हम ज्ञान व्यापी मस्जिद की बात करें या फिर रिसेंट में जो चल रहा है, जो शाही जामा मस्जिद है, उसकी बात करें, तो हम देखेंगे कि टाइम एंड अगेन काफ़ी ज़्यादा क्लेम्स बढ़ते जा रहे हैं एग्जिस्टिंग रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के ऊपर कि पहले वो कुछ और हुआ करते थे। एंड ऐसा ही एक क्लेम देखने को मिला है अजमेर की, जो अजमेर शरीफ दरगाह है उसके लिए, जहाँ पे बोला गया कि अजमेर शरीफ जो दरगाह है वो बेसिकली रेमिनेंट्स डेब्रिस से बनी है, जो कि पहले एक शिव टेम्पल यानी कि एक शिव मंदिर के हुआ करते थे। तो ये जो पूरी सिचुएशन है आज के इस सेशन में हम डिकोड करेंगे और समझेंगे कॉम्प्रिहेंसिवली कि इसका क्या इम्पैक्ट या इम्प्लीकेशन हो सकता है हमारी कंट्री की डायनामिक्स पर। तो बिना किसी देरी के क्विकली स्टार्ट करते हैं इस सेशन को और समझते हैं कि न्यूज़ का क्या कहना है। तो अगर हम न्यूज़ देखें तो आप देखेंगे कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि ऑलमोस्ट हर एक न्यूज़ एजेंसी जो है वो इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को बहुत क्लियरली स्टेट कर रही है कि कैसे अजमेर का या राजस्थान का जो कोर्ट है उसने अग्री कर लिया है प्ली को सुनने के लिए, जो कि रिलेटेड है, क्लेम्स से रिलेटेड है विथ रिगार्ड्स टू अजमेर शरीफ दरगाह, जो कि पहले एक शिव मंदिर हुआ करती थी। तो अगर इस पिटीशन की बात करें तो ये जो पिटीशन है वो बेसिकली विष्णु गुप्ता जी ने फाइल की थी, जो कि एक हिंदू ग्रुप से रिलेटेड लीडर हैं, राइट विंग को सपोर्ट करते हैं एंड टाइम एंड अगेन ऐसी प्लीज करते हुए देखे गए हैं। इन्होंने ये प्ली की और अपनी प्ली को बैक करते हुए उन्होंने बेसिकली कहा कि राम स्वरूप बिश्नोई जी की एक किताब है जो कि 1911 में लिखी गई थी, जिसका टाइटल था अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव, जिसकी पिक्चर मैंने आपको यहाँ पे दी गई है, जिसमें अजमेर के बारे में बेसिकली काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं की गई हैं हिस्ट्री के बारे में और काफ़ी अच्छे से व्याख्याएं की गई हैं। उसमें लिखा है कि ये जो अजमेर शरीफ की दरगाह है वो बनी है हिंदू टेम्पल के टेबरी से। तो इसी क्लेम को लेकर वो गए अजमेर कोर्ट के पास और उन्होंने कहा, और साथ ही साथ इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को भी बैक करते हुए एक और चीज बताई उन्होंने कि बुक में यहाँ तक लिखा है कि जो बेसमेंट है, जो दरगाह में अभी के टाइम में भी एग्जिस्ट करता है, उसमें एक शिवलिंग रखा गया है, जिसको पहले के टाइम में एक ब्राह्मण फैमिली वर्शिप करती थी, उनकी पूजा किया करती थी। और बुक में जो जैन टेम्पल हैं उसके रेमिनेंट्स की भी बात की गई है, क्योंकि अगर हम इस बुक को पढ़ें और इस बुक के कंटेंट को थोड़ा जांचें तो हम देख पाएंगे कि जो अजमेर है वो पहले अजय मेरू के नाम से जाना जाता था, और ऐसा भी बोला है इसमें कि उनको पहले चिश्ती के नाम से, जो सूफी सेंट वहां रहते थे, उनके नाम से नहीं जाना जाता था, बल्कि वो तो एक बाहर देश से आए थे, बल्कि वहां पे पहले पृथ्वीराज चौहान रहा करते थे एंड अजय मेरू ही उसको कहा जाता था। एंड वहां पे कई सारे जैन और हिंदू टेम्पल्स हुआ करते थे। तो अभी के टाइम में जो भी डेवलपमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं वो बेसिकली उन्हीं के ऊपर बने हैं, जिसके चलते ये जो क्लेम है वो हम कर रहे हैं एज अ पिटिशनर कि जो भी अभी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एग्जिस्ट करता है रेमिनेंट्स के ऊपर, जो कि है जैन और हिंदू टेम्पल से रिलेटेड। हालांकि इस पूरे मुद्दे का जो है वो काफी ज्यादा एक तरीके से नेगेटिविटी भी देखने को मिली है, क्योंकि हर सेक्शन के जो लोग हैं वो आकर के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज दे रहे हैं, जो कि ठीक बात भी है एंड हमारा संविधान ये गारंटी भी करता है, क्योंकि जो क्लेम्स हैं वो टाइम एंड अगेन बढ़ते ही जाएंगे, लेकिन उस पर प्रोब करना एंड उस पर एक्चुअल में डिसीजन सुनाना जो काम है वो गवर्नमेंट का है। वो जो काम है वो ऐसी सारे इंस्टीट्यूशंस का है जो कि रिस्पॉन्सिबल है टू मेंटेन द हार्मनी ऑफ आवर कंट्री एंड टू एंश्योर कि जो कुछ भी हो वो करेक्ट ही हो। तो इसी एस्पेक्ट को और ज़्यादा डिग इन करते हुए और ज़्यादा प्रोबन करते हुए समझते हैं कि ये जो पूरी सिचुएशन थी वो कैसे आई। तो अगर मैं आपको बताऊं कि प्रिसाइडिंग जज कौन थे, तो प्रिसाइडिंग जज का नाम था श्री मनमोहन चंदेल। मनमोहन चंदेल जी ने बेसिकली ये जजमेंट दिया था 7 नवंबर को, और अब दोबारा से इस पे एक हियरिंग होगी जो कि 20 दिसंबर को होगी। अगर आप देखें तो जो पिटिशनर हैं उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो अभी एग्जिस्टिंग दरगाह है उसको रीनेम किया जाए संकट मोचन महादेव टेम्पल के नाम से, क्योंकि जो
एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है वो यही हुआ करता था, एंड अगर किसी भी प्रकार की रजिस्ट्रेशन एग्जिस्ट करती है तो उसको भी कैंसिल किया जाए। तो अगर हम डिमांड्स के बारे में देखें जो अभी पिटिशनर ने की है, तो बेसिकली रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन की एक डिमांड की गई है और दूसरी डिमांड है कि इस साइट को रिस्टोर किया जाए जैसे कि वो पहले हुआ करती थी। तो इसी से रिलेटेड पिटिशनर के इस प्ली से प्रभावित होकर जो अजमेर कोर्ट था, उन्होंने 3 लोगों को नोटिस भेजे। अगर इन 3 इंस्टीट्यूशंस के बारे में हम बात करें तो बेसिकली आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है उसको, और अजमेर दरगाह कमेटी को बेसिकली ये नोटिस भेजे गए, जिसमें कहा गया कि जो एएसआई है वो बेसिकली इसमें प्रोबिन करेगा और जानेगा कि ये जो पूरा मुद्दा था वो एक्चुअल में क्या था। अब जैसा कि मैंने आपको बोला कि हमारा जो संविधान है वो काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे राइट्स हमको इंश्योर करता है, तो अगर उस एस्पेक्ट में हम समझे तो हमारे पास एक एक्ट है जिसका नाम है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, जो कि 1991 में ही पास किया गया था, इसीलिए इसके आगे ये ईयर लगाया जाता है। तो फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग मैंने यहीं पे लिख दिया। तो इसका बेसिकली काम यही है, पर्पस यही है कि वो इंश्योर करे कि 15 अगस्त 1947 को जो भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन थे वो जिस हालत में प्रेजेंट थे उनको वैसे ही कंजर्व किया जाएगा। तो अगर सपोज कीजिए कि 15 अगस्त 1947 को ये जो शरीफ की दरगाह है वो दरगाह के रूप में ही थी, तो उसको वैसे ही रखा जाएगा। तो इसी की वजह से इस पर्टिकुलर एक्ट भी दोबारा से कॉन्वर्जेशन में आया, डिस्कशन में आया, एंड इसको इस पर्टिकुलरली इस मुद्दे में जो है वो कंसिडर भी किया जाएगा। अगर हम देखें कि इसका डिफाइंस होता है तो बेसिकली इससे पनिशमेंट भी रिलेटेड है, जो कि है 3 ईयर और मोर की जो जेल है वो, एंड प्लस फाइन्स भी एग्जिस्ट करते हैं। अब इस पूरे एक्ट को इन प्लेस लाया क्यों गया, अगर हम देखें तो वो बेसिकली इंश्योर करने के लिए लाया गया कि जो कम्युनल हार्मनी है वो मेंटेन रहे, बिकॉज जैसे क्लेम्स अभी बढ़ रहे हैं वैसे ही क्लेम्स उस टाइम में भी हुआ करते थे, जिससे कि समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हर सेक्शन को एड्रेस करने के लिए ऐसे लॉज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि किसी के साथ भी, किसी भी पक्ष के साथ पक्षपात ना हो, क्योंकि ये जो कंट्री है उसकी डाइवर्सिटी, उसकी विविधता जो है वो हम सेलिब्रेट करते हैं, एंड उसको मेंटेन रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हर सेक्शन की रिस्पेक्ट हो। एंड हमारी कंट्री में इसी चीज़ को इंश्योर करने के लिए ये जो ऐसे एक्ट्स है उनको इन प्लेस लाया गया, जिससे कि जो ऐसी प्रॉब्लम्स जो कि पिटिशंस प्लीज के वाया आती हैं और एवरी नाउ एंड देन आती ही रहती है, वो एग्जिस्ट ना करे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 क्या था, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी, क्योंकि करंट अफेयर्स को इंटीग्रेट करने का आइडिया ही ऐसा होता है कि आपको भले ही मुद्दा ना पता हो कि प्रॉब्लम क्या थी, लेकिन उससे रिलेटेड जो आपके सिलेबस में चीज़ें हैं वो आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी वजह से हम और हमारी टीम कंटिन्यूअस एफर्ट्स कर रहे हैं, जो कि आप तक ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है जो आपकी एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट है वो आप तक पहुंचा पाए। तो आई रियली होप कि आपको ये सब जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल लगता होगा। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि क्या ये पहली बार ये क्लेम्स हुए हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया कि एवरी टाइम एंड अगेन होते रहते हैं, तो ये आपके लिए एक होमवर्क है जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस क्लेम के टाइम में एक्चुअल में क्या पिटिशन थी, वो आपको फाइंड आउट करनी है, एंड उसका रिजल्ट क्या था। ये मैं आपको क्यों दे रही हूँ, ये एक्सरसाइज मैं आपको इसीलिए दे रही हूँ जिससे कि आप एग्जाम्पल्स को अच्छे से इंटीग्रेट करना सीखें, अपनी आंसर राइटिंग बेटर करें। तो यहाँ पे मैं टोटल 5 एग्जाम्पल्स लेके आई हूँ, जिसमें सबसे पहला है ज्ञान व्यापी, दूसरा है शाही ईदगाह, तीसरा है हाजी मलंग, चौथा है शाही संभाल जामा मस्जिद, और पांचवा है कुतुब मीनार। आपको करना क्या है, आपको इन सब इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड डिटेल्स निकालनी है, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट जाननी है, बैकग्राउंड जानना है, एंड पिटीशन प्ली क्या थी, पिटिशनर कौन था, प्रिसाइडिंग जजेस कौन थे, ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको अपने से रखनी है। क्योंकि जब भी आप देखेंगे तो पॉलिटी में जब हम आंसर्स लिखते हैं तो अगर हम जजमेंट्स कोट करते हैं, एग्जाम्पल्स लिखते हैं, तो इम्पैक्ट उसका अलग ही बनता है, जिसके लिए ये एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एज सीरियस एस्पिरेंट्स आप ये जो होमवर्क है वो जरूर से करके आइएगा। और आपको ये भी बताना चाहूंगी, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है ऑफ कोर्स, कि जो लोग भी 2026 को टारगेट कर रहे हैं, 2027 को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए बैचेस दोबारा से चालू हो रहे हैं।
30 नवंबर से ये इंग्लिश बैच जो है, जिसका नाम आरंभ है, वो स्टार्ट होगा। अगर हम इंग्लिश बैच की बात करें तो इग्नाइट बैच 29 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। एंड आगाज बैच जो है, जो 2027 के लिए है, जो फाउंडेशन से आपको पढ़ाएगा, वो ऑलरेडी लाइव हो चुका है। तो फटाफट से जाइए, प्लेटफॉर्म पे सब्सक्राइब कीजिए एंड मेक श्योर कि आप मेरा कोड, जिसका नाम है NST लाइव, उसको ज़रूर से यूज़ करें, ताकि आप मैक्सिमम बेनिफिट्स अवेल कर पाए हमारे प्लेटफॉर्म पर। तो आई रियली होप दैट यू लाइक द इंफॉर्मेशन शेयर्ड बाय मी, एंड अगर ऐसा था तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल लेट्स क्रैक UPSC CSE. With this is me Nandini, your educator for the day, signing off. Hope you like the session. Thank you so much for watching.